लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी कहानी खुद लिखते हैं, एक नया इतिहास अब की बार रचने वाले हैं, और इस परीक्षा को इसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। बिल्कुल आलोक, कन्हैया, अजीत, अभिषेक, प्रियंका, नितिन, सुमन, अवनी, रसगुल्ला, सचिन, कपिल, विनेक, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोटबुक पेन हाथ में रखिएगा। आज दोस्तों आपको मैं आर्टिकल 1 से आर्टिकल 165 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब मैं आपको करवाने वाला हूं। अब आपको एक ही काम करना है कि इस क्लास को आपको 2-3 बार अपने आप देखना है। बाकी दोस्तों याद कराने की गारंटी जो है वो मेरे ऊपर है, ठीक है। चलिए आगाज करते हैं। और दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज भी देने वाला हूं जिसको सुनकर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। सबसे पहले मैंने आरएस का एग्जाम दिखाया 2021 वाला, फिर यूपी पीसीएस दिखाया, फिर एमपी पीसीएस दिखाया। अब दोस्तों दिखाने वाला हूं आपको वेस्ट बंगाल का पीसीएस एग्जाम, और दोस्तों उसमें 200 में से 100 से अधिक सवालों के स्क्रीनशॉट जो है क्लास के साथ में दिखाऊंगा। कल सुबह तैयार रहना। 200 में से 100 से अधिक सवाल उस क्लास में से पूछे गए थे, कल सुबह स्क्रीनशॉट के साथ में आपके बीच में आने वाला हूं। तो बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। क्या हालात बुरे हैं, कोई बात नहीं पड़ोसी, चिंता मत कर, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। और दोस्तों हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर है। हम भी अपनी जिद पर हैं। अब की बार तो दोस्तों पिता की फिक्र को फक्र में दोस्तों बदलना है, और चाहे कितना पसीना बहाना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं अगर दोस्तों 1 घंटा आपको पढ़ाऊं तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा करो, क्योंकि अंत में दोस्तों आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है, और वो है दोस्तों उस मां के सपने को पूरा करना जिसकी आंखें बूढ़ी हो रही हैं आपके सिलेक्शन के इंतजार में। चलिए पहला सवाल आपके सामने, मैं आपके सामने महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर हो सकता है आपको आते होंगे, हो सकता है आप कुछ नया सीखेंगे, कुल मिलाकर आपका रिवीजन यहां पर होने वाला है। देखिए अनुच्छेद भाग 1 की बात को दोस्तों आपसे, जो भाग 1 है, अगर पूछे आपसे इस आर्टिकल भाग 1 का जो आर्टिकल नंबर 1 है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत दोस्तों इसमें कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, ये सब इसके अंदर लिखा है। तो 28 राज्य और 8 यूटी जो है ये भारत के अंदर है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। 28 राज्य, 8 यूटी, और ये अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद दोस्तों 1 है। अनुच्छेद 1 से 4 तक ध्यान रखिएगा, ये भाग 1 के अंदर उल्लेख है। इसमें नए राज्यों का गठन भी है दोस्तों, राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी इसके अंदर है, ये सब इसके अंदर भाग 1 के अंदर लिखे हुए हैं। तो भाग 1 आर्टिकल 1 थोड़ा ध्यान रखिएगा, राज्य और यूटी का उल्लेख है। अगर मैं पूछूं आपसे कि संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्द का उल्लेख है, देखिए फिर याद करा रहा हूं, संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्द का उल्लेख है। तो देखो संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। नोट करना, संविधान में क्या लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत, क्या इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। 3 वर्ड काम के हैं कि इंडिया जो भारत है, क्या इंडिया जो भारत है वो दोस्तों क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, इंडिया और भारत का उल्लेख है, और भारत दोस्तों क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग 2 की बात को दोस्तों आपसे, नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रोविंस है, ये किसके अंदर दोस्तों, ये भाग 2 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे ये नागरिकता जो है आर्टिकल कहां से, आर्टिकल 5 से 11, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो भाग है ये कब दोस्तों लागू हुआ, देखिए अधिकांश भाग दोस्तों संविधान जब लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को तब ही लागू हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे ये नागरिकता वाला जो भाग है ये 26 नवंबर
नवंबर 1949 जब संविधान बनकर तैयार हुआ तभी से दोस्तों लागू हुए। तो ये भी परीक्षा में आता है, निम्न में से कौन सा भाग संविधान के बनने की तारीख से लागू हो गया? तो ध्यान रखिएगा वो आपके नागरिकता सिटीजनशिप है। और अगर पूछा जाए आपसे भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 ध्यान रखिए, भाग 2 दोस्तों नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 ध्यान रखिए। आगे देखिए आर्टिकल 14 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीडीएफ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी पीडीएफ, है ना, नोट करना है तो नोट कर लेना। भाग 14 आर्टिकल 14 की बात को दोस्तों आपसे अगर पूछे आर्टिकल 14 में क्या है तो ध्यान रखिए विधि का शासन है। सीधा सवाल क्वेश्चन में आएगा, विधि का शासन जो है दोस्तों रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ ये किसके अंदर है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 में है। अगर पूछूं आपसे विधि के समक्ष समानता, क्या विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है? ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण जो है समान परिस्थिति में सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। तो विधियों का समान दोस्तों आपके संरक्षण, ये तीनों की तीनों जो वर्ड है ये आर्टिकल 14 के अंदर लिखे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया, कौन बताए? कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो रूल ऑफ लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कभी भाग की जो बात है दोस्तों, भाग 1 2 3 क्या लिखा हुआ है इनकी अलग से बात करेंगे ना, अभी केवल आर्टिकल की बात कर रहा हूं। तो भाग दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंदर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये सब किसके अंदर है? आर्टिकल 14 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे ये विधि का शासन जो वर्ड है ये किसके द्वारा? डायसी लिख लो। अरे देश नहीं पूछा मैंने, व्यक्ति का नाम पूछा है। तो अगर आपसे पूछे विधि का शासन जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया? डायसी के द्वारा दिया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। अरे सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। अंबेडकर भी गलत आंसर है, इंग्लैंड भी गलत आंसर है, जर्मनी भी गलत आंसर है, डाइसी लिख लो, नाम ध्यान रखना। डाइसी ने दोस्तों रूल ऑफ लॉ दिया था। आपसे पूछे अनुच्छेद 17, इसका संबंध दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, क्या अस्पृश्यता का जो अंत है इसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। क्या अनटचेबिलिटी जो है दोस्तों इसका जो अंत है अगर पूछा जाए आपसे ये किसके अंदर लिखा हुआ है? तो ये भी ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। और ये दोस्तों हाल ही में एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल 17 में। आपसे पूछे अगला क्वेश्चन आर्टिकल 18, तो लिखना दोस्तों उपाधियों का जो अंत है, क्या उपाधियों का जो अंत है आप सभी जानते हैं किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर है। अगर पूछूं मैं आपसे कि आर्टिकल जो 18 है इसमें अपवाद स्वरूप ध्यान रखिएगा, एक तो दोस्तों आपके सेना, क्या एक तो सेना और एक विद्या, ये दोनों दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, इसी अनुच्छेद से टकराव किसका हुआ था दोस्तों? जो भी आपके पद्म पुरस्कार है ना जो 1954 में स्टार्ट हो गया। पद्म पुरस्कार कब स्टार्ट होते हैं? 1954 में स्टार्ट हुए। जैसे दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब कब स्टार्ट हुए? 1954। बाद में दोस्तों इन्हें बंद किया। क्यों बंद किया? कि ये किसके उल्लंघन है? ये दोस्तों आपके आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। फिर आपके जो हमारे दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उपाधि और सम्मान में अलग अलग अंतर है, इसीलिए दोस्तों वापस स्टार्ट होते हैं। तो अगर पूछे आपसे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल जो 19 दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे 19(1)(a), ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विचार और अभिव्यक्ति, इसकी दोस्तों जो फ्रीडम है ये किसके अंदर लिखी हुई है? ये ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल दोस्तों 17 आर्टिकल 19(1) के अंदर है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 14 से 18 जो है दोस्तों ये समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। 14 से 18, 19 से दोस्तों ध्यान रखिएगा, 19 से जो आपके 22 है ये है आपके फ्रीडम दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना। 25 से 28 जो है दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 जो है 19(1)(a) ये नोट करना, विचार और अभिव्यक्ति जो है आर्टिकल 19(1)(a। अगर पूछ गए आपसे, पूछ लिया जाए कि भाई आर्टिकल 19
19(1)(a) जो है दोस्तों विचार अभिव्यक्ति, विचार को प्रस्तुत करना क्या है? अभिव्यक्ति। अगर आपसे पूछे विचार को प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है। अरे धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा आपको, वरना दोस्तों गोली की तरह चला दूंगा ना तो गोली की तरह आपके ऊपर से निकल जाएगा। धीरे पढ़ा रहा हूं, आगे दोस्तों ये आपके बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, देखना। अभी अंत में 5 मिनट में सारे रिवाइज कराऊंगा, देखना आप सभी ना। विचार अभिव्यक्ति आर्टिकल 19(1)(a)। अगर पूछे प्रेस की जो फ्रीडम है ये किस आर्टिकल के अंदर है? ये भी आर्टिकल 19(1) के अंदर है, प्रेस की फ्रीडम। अगर मैं पूछूं आपसे बोलने का अधिकार किसमें, तो बोलने का अधिकार भी इसी में, और चुप रहने का अधिकार भी किसमें? चुप रहने का जो अधिकार है वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। आर्टिकल 23 छापिए। अगर पूछे आपसे आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, बेगार प्रथा। क्या बेगार प्रथा दोस्तों? इसके साथ में आर्टिकल 23 के अंदर मानव अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी जो है इसे रोका गया। किसके अंदर? इसे रोका गया दोस्तों आर्टिकल 23 के अंदर। और ये यूपीएससी के द्वारा इस सवाल को पूछा गया कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 23 के अंदर। बेगार प्रथा, बलात्श्रम और मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये ध्यान रखिए आर्टिकल 23 है। तो अगर दोस्तों पति अगर चुप रहता है तो उसके पास में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19(1)(a)। वो अपनी पत्नी से कह सकता है कि मेरे पास में आर्टिकल 19(1)(a) चुप रहने का अधिकार। पत्नी कहेगी मेरे पास भी आर्टिकल 19(1) है बोलने का अधिकार। बांके बिहारी लाल की जय। अब लिखिए 24 में क्या है? 24 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक जो काम है, क्या खतरनाक स्थानों पर जो काम होते हैं दोस्तों, उन पर रोक किस करे? उन पर रोक आर्टिकल 24 के अंदर। ध्यान रखिए खतरनाक स्थानों पर कार्य से जो रोक है वो इसी के अंदर लिखा हुआ है। ये दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 में दोस्तों लिखिएगा, आपसे पूछे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर पूछे कहां लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। मतलब व्यक्ति कोई सा भी धर्म दोस्तों अपना सकता है, कोई भी उसे दोस्तों समस्या नहीं है। कोई सा धर्म व्यक्ति अपनाए दोस्तों, उसका प्रचार प्रसार करे, कुछ भी करे वो अपने धर्म से, वो एकदम फ्री है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भारत के अंदर ध्यान रखिए आर्टिकल 25 के अंदर है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन धर्मांतरण दोस्तों ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण करना ये गलत नहीं है, है ना। लेकिन धर्मांतरण करवाना, नोट करना, अगर पूछे आपसे धर्मांतरण करवाना, ये दोस्तों ध्यान रखिए ये गलत है, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। इसे भी आपको छाप के रखना है। धर्म को चेंज करवाना ये दोस्तों गलत, क्या ये गलत है धर्म को चेंज करवाना। लेकिन खुद अगर मैं चाहूं तो कोई धर्म चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं ना, ये यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 27 लिखना दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल 27 में क्या है? कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या? धर्म संबंधित कोई भी टैक्स आरोपित नहीं होगा। ये आर्टिकल 27 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 जिसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, इनके द्वारा इसे संविधान की आत्मा, क्या संविधान की आत्मा कहा गया था। और मैं अगर पूछूं आपसे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा। और इसी आर्टिकल को दोस्तों ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दोस्तों कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे इसके द्वारा आप कहां जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 के द्वारा हाई कोर्ट में नहीं, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करेगा इसी आर्टिकल के द्वारा। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा, एक ध्यान रखिएगा आप सभी, एक दोस्तों आपके परमादेश करेगा, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा अधिकार प्रक्षा करेगा, एक उत्प्रेषण करेगा और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रतिषेध करेगा। तो एक तो उत्प्रेषण हो गई, एक दोस्तों प्रतिषेध हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, एक दोस्तों आपके परमादेश है, एक अधिकार प्रक्षा। ये पांचों की पांचों आर्टिकल आपके ध्यान रखिए,
पांचों के पांचों जो रिट है, ये रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 32 के द्वारा जारी होती है। ये सभी ध्यान रखना। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 36 है दोस्तों, डीपीएसपी वाला जो भाग है ना, जो आपके भाग 4 है, जो अनुच्छेद 36 से दोस्तों 51 के बीच में डीपीएसपी वाला जो भाग है, ये ध्यान रखिए न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। आप कहोगे इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब आप सभी ध्यान रखना, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये पूरा आपके पास में अधिकार है। लेकिन दोस्तों अगर किसका उल्लंघन हो गया, आपके डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ, तो आप नहीं जा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आर्टिकल 39A, तो नोट करना 39A दोस्तों कौन सा है? निःशुल्क विधिक सहायता का। निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये आर्टिकल 39A के अंदर है। निःशुल्क विधिक सहायता, थोड़ा ध्यान रखिए, फ्री लीगल एड, क्या फ्री लीगल जो एड है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39A के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत जो है इसका दोस्तों जो गठन है, ये आर्टिकल 40 के अंदर ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत का गठन। अगर पूछे आपसे आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 244 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 247 पोषण का जो अधिकार है, राइट टू न्यूट्रिशन, पोषण का अधिकार, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 47 के अंदर राइट टू न्यूट्रिशन, क्या राइट टू न्यूट्रिशन जो है दोस्तों ये आर्टिकल 47 के अंदर है। अगला पूछे आर्टिकल 50 कार्यपालिका, और दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा न्यायपालिका जो है इसमें जो पृथक्करण है, अगर पूछे किस आर्टिकल के अंदर है कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोस्तों इसका जो पृथक्करण है, शक्तियों का जो बंटवारा है, ये ध्यान रखिएगा कहां पर है? आर्टिकल 50 में। अच्छा क्वेश्चन है आर्टिकल 50, थोड़ा नोट करना ना। आर्टिकल 51 दोस्तों लिखिएगा, आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत की विदेश नीति दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आर्टिकल 51 के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिए, डीपीएसपी का अंतिम आर्टिकल। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर पूछे आपसे कितने शामिल हुए? 10 शामिल हुए। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। कब होता है? 1976 में। वर्तमान में कितने? 11 दोस्तों। अगर पूछे 11वां कब शामिल हुआ? 86वां संविधान संशोधन है सन 2002। और 11वां है कौन सा? शिक्षा से संबंधित है 11वां। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि जिस समय हम परीक्षा दे रहे हैं ना, 51A बड़ा लिखना है। पहले ध्यान रखिएगा 51A गलत है, ये वाला ना, ये वाला 51A ठीक है। जब भी दोस्तों किसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कोई भी आर्टिकल जोड़ा गया है, तो उसमें बड़े वाले दोस्तों कैपिटल लेटर का उपयोग हुआ, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी लिख लीजिए, पर दोस्तों अगर आप 51A लिखते हो और सामने कोई पॉलिटी का जानकार है, तो उसे अच्छा लगेगा देख करके कि आपको पता है कि बड़े और छोटे में क्या अंतर है, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा आर्टिकल 19(1)A, इसमें मैंने स्मॉल a लिखा क्योंकि दोस्तों ये संविधान के अंदर था, मूल संविधान में था। अगर मैं ऐसा लिखता 19(1) कैपिटल A, मतलब दोस्तों ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है। 53 में दोस्तों राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 के अंदर लिखा है। आर्टिकल 54 ध्यान रखिएगा, निर्वाचक जो मंडल है, इलेक्टोरल जो है दोस्तों निर्वाचक जो मंडल है, ये आर्टिकल 54 के अंदर है। 55 में ध्यान रखिएगा, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आर्टिकल 55 के अंदर। और पूछूं आपसे कौन सी प्रक्रिया है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिखिएगा एकल संक्रमणीय मत, क्या एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके ध्यान रखना आर्टिकल 55 में, ठीक है। अगला आर्टिकल 56 दोस्तों, आर्टिकल 56 नोट करना। आपसे पूछे कार्यकाल किसके अंदर है? आर्टिकल 56 में 5 साल होता है कार्यकाल
आर्टिकल लिखा हुआ है। 57 दोस्तों लिखना, पुनर्निर्वाचन जो है, री इलेक्शन जो है किसके अंदर है, आर्टिकल 57 के अंदर। 58 में दोस्तों लिख लीजिए योग्यताएं और अर्हताएं, ये कहां लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन जो है ध्यान रखना आर्टिकल 58 में। 59 में दोस्तों शर्तें, कंडीशन किसमें, 59 में। 60 में लिखिएगा शपथ कौन सी में, आर्टिकल दोस्तों 60 के अंदर। और 61 में लिखना महाभियोग, इंपीचमेंट, हटाने वाली जो प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 61 में। आपसे पूछे दोस्तों, ये नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे ये जो 61 है, ये 61 दोस्तों छाप लीजिएगा। अगर पूछे राष्ट्रपति के महाभियोग में कितना बहुमत चाहिए, तो कुल का 2/3 बड़ा बहुमत, क्या ये सबसे बड़ा बहुमत दोस्तों, कुल मेंबर्स का 2/3 जो है वो महाभियोग के अंदर, इंपीचमेंट के अंदर चाहिए। तो 52 में राष्ट्रपति, 53 में दोस्तों कार्यपालिका शक्ति, 54 में उसका निर्वाचक मंडल है, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी जो है शामिल है। 55 में दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया पीआर विद एसटीवी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 56 में क्या है, कार्यकाल। 57 में दोस्तों आपके पुनर्निर्वाचन। 58 में ध्यान रखिएगा योग्यताएं और अर्हताएं। 59 में दोस्तों छाप के रखिएगा। 59 में आपके क्या है, पद की शर्तें हैं। 60 में दोस्तों आपके शपथ है। 61 में छापिएगा आपके महाभियोग, इंपीचमेंट, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। 61 के बाद में 63 में क्या लिखा हुआ है, एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 के अंदर लिखा हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है 63 के अंदर है। 72 दोस्तों क्षमादान जो है, ये किसके अंदर है, आर्टिकल 72 के अंदर है। क्षमादान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की है। और अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है, एक तो मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार किसके पास है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास है। एक दोस्तों मार्शल लॉ जो है, इसे भी समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये दोनों दो अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास में स्थित है। अगला देखिए आर्टिकल 76 दोस्तों नोट करना, 76 जो है महाभियोग, इंपीचमेंट, क्या सॉरी दोस्तों ना, आर्टिकल 76 लिखना अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, क्या महान्यायवादी जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 76 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे महान्यायवादी का मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, क्या सबसे बड़ा वकील। और मैं अगर पूछूं आपसे दोस्तों, ये जो महान्यायवादी है, अगर पूछा जाए आपसे कि ये किसके प्रसाद पर्यंत होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ये जॉइंट मीटिंग में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, पर क्या वोटिंग में भाग लेगा, वोटिंग में दोस्तों ये भाग नहीं लेगा। भारत का सबसे बड़ा वकील है, प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति। मतलब दोस्तों इसकी नियुक्ति, इसके वेतन भत्ते, इसका कार्यकाल सब दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर है। कुल मिलाकर इसका माई बाप कौन है, राष्ट्रपति। इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा माई बाप की तरह है। आर्टिकल 79 संसद का उल्लेख किसके अंदर है, आर्टिकल 79 में। संसद का मतलब दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों किसमें शामिल है, संसद में शामिल है। और ये किसके अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 में लिखा है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया। आगे देखिए 80 में क्या लिखा है दोस्तों, 80 में लिखा है राज्यसभा। याद करो सरला, अरे याद करो सरला। संसद हो गई 79, राज्यसभा हो गई 80 में, लोकसभा हो गई दोस्तों 81 में। तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 के अंदर, लोकसभा का जो उल्लेख है दोस्तों ये किसके अंदर है, आर्टिकल 81, 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख। 108 में क्या है, तो 108 में लिखना दोस्तों, 108 के अंदर लिखा हुआ है आपके ज्वाइंट सिटिंग जो है, ये ध्यान रखिए 108 में ज्वाइंट सिटिंग कब कब होगी, तो नोट करना सामान्य जो विधेयक है इस पर हो सकती है ज्वाइंट सिटिंग, किस पर, सामान्य विधेयक पर हो सकती है। और धन विधेयक जो है इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो है हो सकती है। किसके ऊपर नहीं होगी तो लिख लेना, ज्वाइंट सिटिंग जो है दोस्तों ये किसके ऊपर नहीं होगी तो लिखना संविधान जो संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। और अगर मैं पूछूं आपसे क्या धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए
क्या धन विधेयक के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग होती है या नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब तक अगर पूछे कितनी बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। कौन इसको बुलाता है, राष्ट्रपति दोस्तों इसको बुलाता है, और कौन इसका हेड होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका हेड होता है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए मुझे कि जो धन विधेयक है, अगर पूछा जाए आपसे धन विधेयक दोस्तों, आपसे पूछे कि ज्वाइंट सिटिंग धन विधेयक पर होती है या नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में छापिए नहीं होती। ये ध्यान रखना, ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है, इस बात को छाप के रखिए ना। ज्वाइंट सिटिंग सामान्य विधेयक के ऊपर हो सकती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती, छाप के रखिए। लोकसभा स्पीकर इसका हेड होता है। और एक बात और लिख लेना, उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वो इसमें भाग नहीं ले सकता, ये भी आपको थोड़ा छाप के रखना है। आर्टिकल 21 रह गया शायद, वो भी लिख लीजिए। आर्टिकल जो 21 है ना, आर्टिकल 21 लिखिएगा। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों, इसका नाम है। अगर मैं पूछूं आपसे ये सबसे बड़ा आर्टिकल, क्या सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21 है दोस्तों। अगला आर्टिकल 21 है, इसी में आपके सोने का अधिकार, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, निष्ठा का अधिकार, आर्टिकल 21 लिख लीजिए। राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर है, ये भी दोस्तों आर्टिकल 21 में। आपसे पूछे सोने का जो अधिकार है वो किसके अंदर है, आपके ध्यान रखिए आर्टिकल 21 में। अगर पूछे शिक्षा का अधिकार, ये भी दोस्तों नोट कर लेना, आर्टिकल 21A। कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 का आर्टिकल दोस्तों 21A, शिक्षा का अधिकार, ये भी इसी के अंदर होता है। अगर पूछे सबसे बड़ा आर्टिकल, ये आर्टिकल 21A के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों, ये इसके अंदर गिरफ्तारी से किस प्रकार आपको स्वतंत्रता मिलेगी, ये आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों अभी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है तो इसलिए मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो कल दोस्तों बाकी जितने आर्टिकल है वो कल आपको पढ़ाने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, कल सुबह वाली क्लास में मैं आप सभी को दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ में WBPCS, मतलब दोस्तों आपके जो आपके पश्चिम बंगाल का PCS का जो क्लास है उसमें परीक्षा में 200 में से 100 से अधिक सवाल पूछे गए, उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका कल दोस्तों जब ये समाप्त हो जाएगा तो एक लल्लन टॉप इसका बनवा दूंगा मैं, एक गायत्री मंत्र बनवाऊंगा, उसे सुबह वाली क्लास में चलवाने वाला हूं। ठीक है, तो लेट्स लर्न इंडिया स्टार्ट होने वाली है, आप उस क्लास को देखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अभी दोबारा से लेट्स लर्न इंडिया क्लास के अंदर। तो थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।